आज हम करेंगे, आपका चैप्टर है 9। इसमें हम करेंगे क्वेश्चन आंसर अभ्यास के। तो आप देखते हैं बेटा फर्स्ट क्वेश्चन को हम, सजीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है। अब सजीव जो होते हैं बेटा, उनके लिए जनन का मतलब होता है अपने जैसी संतान उत्पन्न करना। तो ये क्यों महत्वपूर्ण है? यह प्रकर्म प्रत्येक जीव की उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है। उत्तरजीविता क्या होती है बेटा? यह उत्तरजीविता का मतलब है यह एक जैसे जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखना सुनिश्चित करता है। अब जैसे मनुष्य होता है, अपने जैसे मनुष्य जैसे अपने जैसी संतान पैदा करता है, कुत्ता है कुत्ते को पैदा करता है, बिल्ली है बिल्ली जैसा बच्चा पैदा होता है। तो ये क्या है, हम अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखने के लिए हमें जनन आवश्यक होता है। और जनन में क्या होता है, अपने जैसी संतान उत्पन्न करना। तो इसी को कहते हैं प्रत्येक जीव की उत्तरजीविता के लिए ये आवश्यक है। अपनी पीढ़ी को निरंतर बनाए रखने के लिए ये जनन आवश्यक है। मनुष्य में निषेचन प्रकर्म को समझाइए। जनन प्रकर्म का पहला चरण, जनन प्रकर्म में क्या होता है बेटा? शुक्राणु और अंडाणु। अब शुक्राणु कहाँ किसके होते हैं? नर के होते हैं, और अंडाणु होते हैं मादा के। तो शुक्राणु और अंडाणु का संलयन है। जनन प्रकर्म का पहला चरण जो होता है शुक्राणु और अंडाणु का संलयन है। निषेचन के प्रकर्म में स्त्री के अंडाणु और नर के शुक्राणु का संयोजन होता है। इसलिए नई संतति में माता और पिता दोनों के लक्षण होते हैं, और यह निषेचन शरीर के अंदर होता है, इसलिए इसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या होता है बेटा? युग्मनज का निर्माण होता है। तो निषेचन क्या होता है बेटा? जनन प्रकर्म का पहला चरण होता है जिसमें शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं, और इससे क्या होता है, माता पिता के जो लक्षण होते हैं वो संतान में आ जाते हैं, और शरीर के अंदर होता है, इसलिए हम इसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। और इसके परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। तो ये जनन प्रकर्म का पहला चरण है निषेचन, जिसमें स्त्री के अंडाणु और नर के शुक्राणु का संयोजन होता है। ये देखो यहाँ पिक्चर भी दिखा रखी है बेटा, ये है नर का शुक्राणु और ये है मादा का अंडाणु। यहाँ पे शुक्राणु आके अंडाणु में मिल जाते हैं, तो ये क्या बन जाता है? निषेचन। अब निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? युग्मनज। ठीक है बेटा, ये पिक्चर आप बना सकते हो, और इन पिक्चर को आपको बिल्कुल दिमाग में फिट करना है, क्योंकि पेपर में ये दे सकते हैं पिक्चर, और इनके नाम पूछ सकते हैं ऐसे एरो लगा के। तो आपको नाम अच्छी तरह से याद करने हैं बेटा। अब है सर्वोचित उत्तर चुनिए। आपको सही उत्तर चुनना है जो सबसे उचित होगा बेटा। आंतरिक निषेचन होता है, कहाँ होता है बेटा? मादा के शरीर में। कहाँ होता है? मादा के शरीर में। एक टैडपोल जिस प्रकर्म द्वारा वयस्क में विकसित होता है, टैडपोल जो होता है वयस्क में विकसित होकर किस में बदल जाता है बेटा? मेंढक में। तो वो क्या होता है? कायांतरण। उसको क्या कहते हैं? काया ही बदल जाती है उसका। पहले टैडपोल में कैसा दिखता है और फिर मेंढक बन के अलग दिखता है। तो कायांतरण मतलब शरीर का ही बदल जाना, उसे हम कहते हैं कायांतरण। एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या। युग्मनज में कितने केंद्रक होते हैं बेटा? एक। तो आंसर रहेगा एक आपका। ठीक है, एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या एक। अब कथन सत्य अथवा असत्य आपको बताने हैं। अंड प्रजनक जंतु विकसित शिशु को जन्म देता है। अब अंड प्रजनक जंतु क्या होते हैं बेटा? जो अंडे देते हैं। तो वो तो विकसित शिशु को नहीं देते, पहले अंडा बाहर निकलता है, फिर अंडा फूटता है बेटा, उसमें से शिशु निकलता है। तो ये जो अंड प्रजनक जंतु है ये विकसित शिशु को जन्म देता है। तो ये बात क्या है बेटा? फॉल्स है ये, है ना, क्योंकि अंड प्रजनक तो अंडे देते हैं। प्रत्येक शुक्राणु एक एकल कोशिका है, ये बिल्कुल सही है बेटा। इसी तरह से अगर अंडाणु भी कह दे तो वो भी एक एकल कोशिका है। ठीक है, शुक्राणु और अंडाणु एकल कोशिका होते हैं। मेंढक में बाह्य निषेचन होता है, ये बात भी बिल्कुल सही है बेटा। मेंढक में मेंढकी क्या होती है? अंडे छोड़ देती है अपने पानी में, और उसके बाद मेंढक उस पर अपने शुक्राणु छोड़ता है। तो ये आपका इसमें बाह्य निषेचन होता है, ये बिल्कुल सही है बेटा। वह कोशिका जो मनुष्य में नए जीवन का प्रारंभ है वो कहलाती है युग्मक कहलाती है। ये बात गलत है बेटा, ये क्या कहलाती है? युग्मनज कहलाती है। आपके लेसन में जो दे रखा है
जो मनुष्य में नए व्यष्टि का प्रारंभ है या जीवन का प्रारंभ है, वो युग्मनज कहलाती है। निषेचन के पश्चात दिया गया अंडा एक एकल कोशिका है। तो अंडा जो है वो एकल कोशिका है, ये बिल्कुल सही है बेटा। तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। अमीबा मुकुलन द्वारा जनन करता है, ये बात बिल्कुल गलत है बेटा, क्योंकि अमीबा विखंडन विधि द्वारा जनन करता है। ठीक है, विखंडन मतलब एक भाग से दो भागों में टूट जाना। तो ये बात होगी आपकी गलत, क्योंकि मुकुलन द्वारा जनन कौन करता है, हाइड्रा, याद रखना है बेटा। और अमीबा और पैरामीशियम विखंडन विधि द्वारा जनन करते हैं। अलैंगिक जनन में भी निषेचन आवश्यक है, ये बात बिल्कुल गलत है बेटा। अलैंगिक जनन में क्या होता है, निषेचन तो तभी होता है ना जब नर और मादा के अंडाणु और शुक्राणु मिलते हैं, लेकिन अलैंगिक जनन में तो किसी एक ही चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, या तो नर की या मादा की, तो इसलिए इसमें निषेचन आवश्यक नहीं है। तो ये बात आपकी क्या हो जाएगी बेटा, ये गलत हो जाएगी आपकी बात। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, असत्य हो जाएगी। अब है आपका विखंडन अलैंगिक जनन की एक विधि है, ये बिल्कुल सही है बेटा। विखंडन क्या होती है, अलैंगिक जनन की एक विधि है, ये आपकी बात है ट्रू। ठीक है, निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है, ये बिल्कुल सही बात है बेटा। अभी आपको पिक्चर में दिखाया था मैंने, निषेचन के परिणाम स्वरूप यहाँ पे क्या बना था, युग्मनज बना था। ठीक है, ये निषेचन था, उसके बाद बनता है युग्मनज। तो ये बात है आपकी सही, तो इस पर क्या लिखोगे आप, ट्रू लिखोगे। भ्रूण एकल कोशिका का बना होता है, नहीं बेटा, ये एकल कोशिका का नहीं बना होता, तो ये बात हो गई आपकी फॉल्स। अब समझ में आ गए होंगे आपको। अब नेक्स्ट है आपका युग्मनज और गर्भ में दो भिन्नताएं दीजिए। तो युग्मनज और गर्भ में क्या अंतर होते हैं बेटा, भिन्नता का मतलब अंतर। निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु संलीन होकर एक हो जाते हैं, इसके परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है, जो ऊपर क्वेश्चन में आया था बेटा। और गर्भ क्या होता है, युग्मनज विकसित होकर भ्रूण बनता है, और भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक अंगों की पहचान हो सके गर्भ कहलाता है। जैसे छोटा बच्चा देखा होगा बेटा आपने, एक्सरे उसमें दिखाते हैं मशीन में, पहले वो क्या होता है, उसके अंगों की पहचान नहीं होती है, बाद में उसकी अंगों की पहचान हो जाती है, तो उस टाइम क्या कहलाता है, गर्भ कहलाता है, जब उसके अंगों की पहचान हो सके। और यह एक एकल कोशिका है, जो युग्मनज है वो एकल कोशिका है बेटा, और जो गर्भ है वह बहु कोशिका है। ठीक है, अलैंगिक जनन की परिभाषा लिखिए। जंतुओं में अलैंगिक जनन की दो विधियों का वर्णन कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा आपका ये। अलैंगिक जनन क्या होता है, जनन की वह किस्म जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है, या तो वो नर होगा या मादा होगा, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। तो जंतुओं में अलैंगिक जनन की दो विधियां हैं, कौन कौन सी है बेटा, द्विखंडन और है आपकी मुकुलन। अब द्विखंडन देखो, बाइनरी फिजन भी कहते हैं इसको हम। बाइनरी फिजन का मतलब दो पार्ट में टूटना। जीव को शरीर लंबवत अनुप्रस्थ खांच से दो बराबर भागों में विभाजित हो जाता है। जो जीव का शरीर होता है बेटा, वो लंबवत अनुप्रस्थ खांच में, देख रहे हो आप, ये देखो, ये अंदर था इसका, ये यहाँ पर विभाजित हो गया। केंद्रक, एक केंद्रक था यहाँ पर, वो विभाजित होकर दो में बदल गया, और फिर ये ऐसे टूट गया बेटा, यहाँ पर ये विभाजित हो गया। तो इस तरह से ये दो बराबर भागों में विभाजित हो जाता है, और प्रत्येक भाग जनक के समान हो जाता है। देख रहे हो बेटा, अमीबा के जैसा ही है। जनन की यह विधि प्रोटोजोआ, अमीबा और पैरामीशियम में होती है। ठीक है, जिनमें यह विधि आवश्यक रूप से कोशिका विभाजन की विधि है, जिसके परिणाम स्वरूप संतति कोशिकाओं का पृथक्करण होता है। जो संतति कोशिकाएं थी, देखो बेटा, ये पृथक हो गई, अलग अलग हो गई है। बहुकोशिकीय जंतु में भी इस विधि को देखा गया है, जैसे एनीमोन में लंबवत खंडन तथा प्लेनेरिया में अनुप्रास्थ खंडन। खंडन भी अलग अलग तरीके से होता है बेटा। सी एनीमोन में तो लंबवत खंडन होता है, और प्लेनेरिया में अनुप्रस्थ खंडन होता है। आप केवल बेटा यहाँ तक भी लिख सकते हो इसको। ठीक है, ये हमने द्विखंडन के बारे में बताना है, तो हम इतना भी लिख सकते हैं। जीव का शरीर लंबवत अनुप्रस्थ खांच से दो बराबर भागों में विभाजित हो जाता है, प्रत्येक भाग जनन के समान होता है। जनन की यह विधि प्रोटोजोआ, अमीबा, पैरामीशियम में होती है। और फिर आप इसके बाद ये पिक्चर बना सकते हो। इसको आप बेटा आगे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो ना मत लिखना, तब भी फुल मार्क्स आएंगे। पिक्चर ज़रूर बनाना आप, और ये ऊपर की दो लाइनें लिखना। ठीक है बेटा, उसके बाद देखो मुकुलन क्या होता है। मुकुलन एक प्रकार की अलैंगिक जनन क्रिया है, जिसमें नया जीव जो अपेक्षाकृत
छोटे पुंज की कोशिकाओं से निकलता है। देखो बेटा, यहाँ पर ये छोटा सा नया निकला, फिर ये थोड़ा बड़ा हो गया, फिर ये पहले जैसा हाइड्रा जैसा हो गया। ये एक पौधे के बारे में बात हो रही है बेटा। हाइड्रा एक पौधा है और देखो ये अपने से ही अपना नया जीव विकसित करता है, अपने पार्ट से ही, पहले छोटा फिर बड़ा फिर ये पूरा जब बन जाता है बेटा तो ये ऐसे टूटकर अलग हो जाता है। ठीक है बेटा, ये नया अलग हो जाएगा, इसे ही हम मुकुलन कहते हैं। इंग्लिश में इसको बडिंग कहते हैं। आरंभ में जनक जीव में मुकुल बनाता है। मुकुल अलग होने से पहले जनक का रूप धारण कर लेता है। देखो ये जनक जैसा, मतलब अपने जिससे पैदा हुआ उस जैसा ही। जैसे बाह्य मुकुलन में या जनक से अलग होने के पश्चात आंतरिक मुकुलन में। ठीक है बेटा। अब बाह्य मुकुलन जैसे होता है स्पंज, सीलेंट्रेटा जैसे हाइड्रा, चपटे, क्रीमी और ट्यूनिकेट में मिलता है। और कुछ सीलेंट्रेट जैसे ओवलिया पोलिप की अपेक्षा मेडुसी। ये बेटा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ तक लिख लेना। ठीक है, ये लाइन को कट कर सकते हो आप। मादा के किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है? तो गर्भाशय में होता है। किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है बेटा? गर्भाशय में। कायांतरण किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। कुछ जंतुओं में शिशु वयस्क के समान नहीं होते बेटा। देखो ये जो दिख रहा है आपको, ये जो मेंढक बन गया ये वयस्क हो गया और ये शिशु है। क्या आपको इसकी जैसी दिख रही है? इसकी शेप, आँख, नाक, कान कुछ भी नहीं दिख रहा बेटा। तो ये जब ऐसे कुछ जब जंतु होते हैं जो शिशु वयस्क के समान नहीं होते और फिर इनका शिशुओं में परिवर्तन हो जाता है, एकदम वयस्क में रूपांतरण, ये कहलाता है कायांतरण। ठीक है बेटा। जो कुछ शिशु जैसे हम क्या होते हैं, छोटा बच्चा जो हमारा होता है 3 महीने का, 4 महीने का, वो हमारे जैसा ही दिखाई देगा। जब वो विकसित होकर बाहर निकलेगा तब भी वो छोटा बच्चा अंदर वैसा ही दिखाई देगा 4th मंथ में। तो यहाँ पर मेंढक को आप देख रहे हो, ये जो इसका पहला छोटा शिशु है वो इसके जैसा नहीं दिख रहा बेटा। जब ऐसे जंतुओं के शिशुओं का कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ वयस्क में रूपांतरण कायांतरण कहलाता है। कायांतरण मतलब शरीर में ही परिवर्तन हो गया बेटा। जब शिशु कुछ अलग शेप के होते हैं और बाद में एकदम से दूसरी शेप में बदल जाते हैं तो इसे ही हम कायांतरण कहते हैं। मेंढक के विकास के विभिन्न चरण हैं। अंडा है, टैडपोल है, फिर वयस्क है। ये देख रहे हो बेटा, अंडा, फिर ये टैडपोल, फिर ये वयस्क है। मेंढक व टैडपोल वयस्क एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया बेटा। मेंढक में एक विशेष परिवर्तन हैगल फड़ों का फेफड़ों में परिवर्तन होना। क्या हो जाता है इसमें विशेष परिवर्तन? क्या होता है बेटा? हैगल फड़ों का फेफड़ों में परिवर्तन होना। जिन जंतुओं में कायांतरण होते हैं वे हैं मेंढक और रेशम कीट। याद रखना बेटा, मेंढक और रेशम कीट, इनमें क्या होता है? कायांतरण हो जाता है, मतलब वयस्क शिशु का वयस्क में परिवर्तन होकर बिल्कुल शरीर का बदल जाना, वो होता है कायांतरण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन में भेद कीजिए। आंतरिक निषेचन, बाह्य निषेचन, ये नाम से ही पता चल रहा है बेटा, इसमें जो निषेचन होता है वो आंतरिक होता है, इसमें बाह्य होता है ना। नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन शरीर के अंदर होता है और इसमें नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन शरीर के बाहर होता है। बाह्य मतलब बाहर, आंतरिक मतलब अंदर। नर मादा के शरीर में शुक्राणुओं का उत्सर्जन करता है, तो नर जो होता है मादा के शरीर में शुक्राणु छोड़ता है बेटा, और दोनों व्यष्टि युग्मकों को शरीर के बाहर फेंकते हैं, इसमें बाहर फेंक देते हैं। जैसे अंडे जो भी देता है वो बाहर फेंक देती है, जैसे मेंढकी अंडे देती है वो बाहर छोड़ देती है पानी में। विकास शरीर के अंदर हो सकता है और इसमें विकास शरीर के बाहर ही होता है। मनुष्य, इसके उदाहरण याद रखने हैं बेटा, मनुष्य, पशु, शार्क, पक्षी, और इसमें मेंढक आएगा। ठीक है, ओके, मेंढक भी आएगा और रेशम कीट भी आप लिख सकते हो बेटा। ठीक है, ये हैं आपके बाह्य निषेचन के उदाहरण। ओके बेटा, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेगी आपकी सुदेश मैम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, मम्मी पापा के काम में हाथ बटाते रहिए। बाय बेटा।